आप सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आप सबकी तैयारी भी विधिवत चल रही होगी। बीपीएससी करंट अफेयर्स में एक बार फिर से स्वागत है। बीपीएससी का करंट अफेयर्स क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, इसलिए आपको सुबह 4 बजे कई बार ये सेशन नहीं मिल पाता है, लेकिन आप नियमित रहें, आपकी तैयारी बाधित ना हो, इसलिए इस सेशन को रेगुलर बेसिस पे आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। हाँ, टाइमिंग को लेकर थोड़ी अनिश्चितता रहती है, लेकिन प्रयास है कि आने वाले सोमवार से ये चीज़ें आपकी नहीं होंगी, क्योंकि सोमवार तक ये प्रयास है कि 1 से 2 वीडियो यदि रिजर्व में हो जाएंगी तो उससे काम चलता रहेगा, हमारी रेगुलरिटी बनी रहेगी। आज सबसे पहले हम जिस टॉपिक का जिक्र करने वाले हैं, टॉपिक संख्या 1। टॉपिक संख्या 1 जो संबंधित है, ये संबंधित है गुजराई सौर ऊर्जा स्टेशन से। किससे संबंधित है? गुजराई सौर ऊर्जा स्टेशन। गुजराई सौर ऊर्जा स्टेशन की बात हो रही है। सबसे पहला प्रश्न यही पूछा जा सकता है आपसे कि गुजराई सौर ऊर्जा स्टेशन का वाणिज्यिक संचालन कहाँ शुरू किया गया है। मतलब ये जो गुजराई सौर ऊर्जा स्टेशन है, इसकी शुरुआत कहाँ पे हुई है, सबसे पहला प्रश्न आपसे यही पूछा जा सकता है। तो आपको बताना है कि ये जो स्टेशन है ये शुरू हुआ है उत्तर प्रदेश के एक शहर में। सबसे पहले राज्य यदि पूछा जाए तो राज्य के स्तर पे आप बताएंगे कि इसका जो संचालन है या इसका जो प्रारंभ है ये उत्तर प्रदेश में किया गया है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया है? तो उत्तर प्रदेश का कानपुर शहर है, यहाँ पे किया गया है। इसको कानपुर देहात बोलते हैं, ये भी अलग जिला है कानपुर शहर के अतिरिक्त। तो ये कानपुर देहात जिले में जो है गुजराई सौर ऊर्जा स्टेशन शुभारंभ किया गया है, ये आपको याद रखना है। यदि पूछ लिया जाए कि भैया इसकी क्षमता कितनी है, तो 50 मेगावाट क्षमता का ये सौर ऊर्जा स्टेशन है जो प्रारंभ किया गया है। किस कंपनी ने इस सौर ऊर्जा स्टेशन को शुरू किया है यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे SJVN नामक कंपनी ने, SJVN ग्रीन एनर्जी लिमिटेड नामक कंपनी ने इसको शुरू किया है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, इसके साथ साथ यदि मैं बात करूं, जब हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए बहुत सारे घटनाक्रम हैं जो मैं यहीं पे जोड़ के आपको बता देता हूं। जैसे एक मंदिर था जिसका प्रधानमंत्री ने शिलान्यास किया था, इसका नाम था कल्की, आधा ला है ये, कल्की धाम मंदिर। कल्की धाम मंदिर, इसका शिलान्यास किसने किया? इसका शिलान्यास किसने किया था? इसका शिलान्यास किया था भारतीय प्रधानमंत्री ने। तो ये कल्की धाम मंदिर जो है, यदि पूछ लिया जाए कि ये कहाँ पे है, तो ये भी आप बताएंगे उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, तो आपको बताना होगा कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है संभल, और संभल जिले में ये आपको देखने को मिलता है। अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि कल्की क्या है, ये किससे संबंधित है, किस भगवान से संबंधित है। तो आपको याद रखना है कि भगवान के 10वें अवतार के रूप में आप जानते हैं भगवान विष्णु थे। भगवान विष्णु का नाम आपने सुना होगा यदि आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते होंगे तो। भगवान विष्णु का जो आप कह सकते हैं 10वां अवतार था, उस 10वें अवतार को कल्की नाम से जाना जाता था, और उन्हीं के आधार पे, उन्हीं के नाम के आधार पे इस मंदिर का नामकरण किया गया है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, हमने बात किया भारतीय प्रधानमंत्री की, तो आपको पता होगा भारतीय प्रधानमंत्री का जो संसदीय क्षेत्र है ये है वाराणसी। ठीक है, जहाँ पे अलकनंदा क्रूज सेवा शुरू की गई थी, जिसको क्वेटो बनाने की बात की गई थी। तो भारतीय प्रधानमंत्री का जो संसदीय क्षेत्र है वो है वाराणसी, और इसी वाराणसी संसदीय क्षेत्र में, वाराणसी शहर में प्रधानमंत्री ने संत रविदास की प्रतिमा स्थापित की थी। पिछले दिनों संत रविदास की प्रतिमा भी भारतीय प्रधानमंत्री ने स्थापित की थी। यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना है कि संत रविदास की किस जयंती पे स्थापित की गई थी? संत रविदास की 447वीं जयंती पर ये प्रतिमा स्थापित की गई थी। 25 फीट की ऊंचाई की ये प्रतिमा है, ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है कि इस प्रतिमा की जो ऊंचाई है वो 25 फीट है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जब भारतीय प्रधानमंत्री वाराणसी के दौरे पे थे, जब उन्होंने संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण किया था, तो वहाँ पे उस समय इन्होंने 13,000 करोड़, याद रखिएगा, 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ इन्होंने किया था, ये आपको याद रखना है। और यहीं पे आपको बता दें कि एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है करखियाव।
करखियाव, ठीक है। करखियाव नामक जो स्थान पड़ता है, इसी करखियाव नामक स्थान पर अमूल डेयरी संयंत्र का भी उद्घाटन भारतीय प्रधानमंत्री ने किया था। किसका? अमूल डेयरी संयंत्र का भी उद्घाटन किया था, जहां पे 3 लाख से अधिक किसानों की आय बढ़ेगी, ऐसा बोला गया था। तो इतनी सारी चीज़ें भारतीय प्रधानमंत्री से उत्तर प्रदेश में जुड़ती हैं, जो आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है जब भी आप तैयारी करते हैं। इस तरह से एक घटनाक्रम से दूसरे घटनाक्रम को जोड़ना है। हम बात कर रहे थे यूपी की। आप जानते हैं यूपी की राजधानी है लखनऊ, ठीक है। और लखनऊ जो है ये एक नदी के किनारे स्थित है। इस नदी का नाम है गोमती नदी, ठीक है, गोमती नदी। और आपको बता दें कि एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन का शुभारंभ यहीं पर किया गया था, ठीक है। एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन का शुभारंभ रक्षा मंत्री द्वारा जो है ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया गया था। ये भी आपको याद रखने की जरूरत है। इसके साथ साथ जब हम और इसमें देखते हैं तो आपको पता होगा एक मिशन है जिसका नाम है पीएम ऊषा। पीएम ऊषा, पीएम ऊषा या इसी को बोलते हैं पीएम उच्चतर शिक्षा अभियान। क्या बोलते हैं? पीएम उच्चतर शिक्षा अभियान, पीएम उच्चतर शिक्षा अभियान। और जो पीएम उच्चतर शिक्षा अभियान है, जब हम इसकी बात करते हैं तो इस योजना के तहत 740 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश को मिले हैं। याद रखिएगा, पीएम उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत 740 करोड़ रुपए ये उत्तर प्रदेश को मिले हैं। ये आपको पता होना चाहिए। ये है क्या? पीएम उच्चतर शिक्षा अभियान क्या है? तो याद रखिएगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी या राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी 2020। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए 740 करोड़ रुपए का एक प्रकार से अनुदान कह लीजिए, ये उत्तर प्रदेश सरकार को मिला हुआ था। किसके द्वारा दिया गया था? तो केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया था। ये आपको याद रखने की जरूरत है। तो इस तरह से चीज़ों को लिंक करके पढ़ना है कि जब आप एक घटनाक्रम को देखते हो तो उससे जितनी भी चीज़ें आप लिंक कर सकते हो आपको लिंक करना चाहिए। हम लखनऊ की बात कर रहे हैं, तो आपको बता दें 67वीं, याद रखिएगा, 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट, 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट, अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट जो है इसका भी आयोजन लखनऊ में किया गया था। ये भी याद रखना है। और इसकी मेज़बानी आरपीएफ ने की थी, रेलवे पुलिस फोर्स ने इसकी मेज़बानी की थी। और इसके उद्घाटन समारोह में जो मुख्य अतिथि थे वो थे अश्वनी वैष्णव, जो कि केंद्रीय रेल मंत्री हैं। तो इतना आपको याद रखने की ज़रूरत है। इसी तरह से आप भी प्रयास किया करिए कि लिंक करें। आज जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो पिछले कुछ महीनों से, आप कह लीजिए लगभग एक वर्ष से, जो सबसे ज़्यादा चर्चा में उत्तर प्रदेश का रहने वाला स्थान है वो है अयोध्या धाम, ठीक है। और जब हम अयोध्या की बात करते हैं तो यहाँ पर भी कुछ चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत है। क्या याद रखने की ज़रूरत है? जैसे अयोध्या में GIS, याद रखिएगा, GIS डेटा सेंटर की स्थापना की गई है। GIS डेटा सेंटर, और इसको बोला गया है अत्याधुनिक केंद्रीयकृत GIS डेटा सेंटर। इसकी घोषणा भी की गई थी कि उत्तर प्रदेश में ये खोला जाएगा। GIS का मतलब यहाँ पे क्या है? GIS जो डेटा सेंटर है ये निगरानी करने का एक डेटा सेंटर है। और निगरानी ये किसका करता है? बुनियादी ढांचे से संबंधित जो सिविल कार्य होते हैं उनकी निगरानी जो है ये डेटा सेंटर करता है या इसके माध्यम से किया जाता है। बात अयोध्या तक पहुंची है तो थोड़ी सी और जानकारी अयोध्या की कर लेते हैं। जैसे यूपी सरकार ने घोषणा किया था कि उत्तर प्रदेश की जो पहली जल मेट्रो सेवा होगी, कौन सी सेवा? जल मेट्रो सेवा। उत्तर प्रदेश की जो पहली जल मेट्रो सेवा होगी, याद रखिएगा, इसका शुभारंभ अयोध्या से किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की पहली जल मेट्रो सेवा का शुभारंभ अयोध्या से किया जाएगा। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश की जो पहली जल मेट्रो सेवा है इसका शुभारंभ किस नदी से संबंधित यह है या किस नदी में संचालित की जाएगी, तो आपको बताना है सरयू नदी, क्योंकि अयोध्या धाम जो है वो सरयू नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ पे 2 स्थान हैं जिनके बीच ये सेवा संचालित की जाएगी। एक है तुलसी घाट, संत तुलसी घाट,
संत तुलसी घाट से लेकर के गुप्तार घाट तक ये सेवा संचालित की जाएगी। संत तुलसी घाट से लेकर के गुप्तार घाट तक की दूरी 14 किलोमीटर है और इसी के बीच ये जल मेट्रो जो है उत्तर प्रदेश की जो पहली जल मेट्रो होगी वो संचालित की जाएगी। तो इतनी जानकारी आपने देखा कि किस तरीके से हमें चीज़ों को लिंक करना होता है और पिछले 5 से 10 मिनट से आप सिर्फ और सिर्फ एक घटनाक्रम को पकड़कर आसानी से चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक आपका जो है वो है भारत की सबसे बड़ी हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना से। भारत की सबसे बड़ी हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना, हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना, ठीक है, हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना, भारत की सबसे बड़ी हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना। आपको बता दें ये भारत की सबसे बड़ी जो हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना है ये THDC इंडिया लिमिटेड द्वारा प्रारंभ की जा रही है। किसके द्वारा? THDC इंडिया लिमिटेड के द्वारा ये प्रारंभ की जा रही है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो भारत की सबसे बड़ी हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना THDC इंडिया लिमिटेड द्वारा ये प्रारंभ की जा रही है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, कंपनी का नाम बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कंपनी ही यहाँ पे आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। यदि पूछ लिया जाए कि इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया तो आप बताएंगे इसका उद्घाटन किया गया उत्तराखंड में। तो यदि प्रश्न ये बनता है कि भारत की सबसे बड़ी हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का शुभारंभ कहाँ से किया गया तो आप बताएंगे उत्तराखंड। यदि क्षेत्र पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे कि इसका शुभारंभ ऋषिकेश में किया गया है। तो दोनों आपको याद रखना है, क्षेत्र पूछ लिया जाए तो ऋषिकेश, राज्य पूछ लिया जाए तो उत्तराखंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उत्तराखंड की बात हो रही है यहाँ पे, तो हरित हाइड्रोजन की बात हो रही है, तो कुछ चीज़ें हम और देख लेते हैं जो कि उत्तराखंड से संबंधित होंगी। जैसे पिछले दिनों आपने पढ़ा होगा समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता। यदि नहीं पढ़ा होगा तो आज नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। समान नागरिक संहिता की जब हम बात करें तो उत्तराखंड की जो विधानसभा है, उत्तराखंड की जो विधानसभा है, इन्होंने समान नागरिक संहिता या UCC विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी है। और याद रखना है कि UCC विधेयक को मंजूरी प्रदान करने वाला उत्तराखंड विधानसभा देश की पहली विधानसभा है, देश की पहली विधानसभा है जहाँ पे समान नागरिक संहिता या आप कह लीजिए UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है इसके लिए एक विधेयक को मंजूरी दी गई है। तो ये पहला है, ये आपको पता होना चाहिए। उत्तराखंड पहला राज्य है जिन्होंने इसको लेकर के काम किया है, इस दिशा में काम किया है, इस दिशा में विधेयक लाया है। इसके साथ साथ जब हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए भारत की पहली हेलीकॉप्टर, याद रखना है, भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा, आपातकालीन चिकित्सा सेवा, भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा जो शुरू की गई है यह भी उत्तराखंड में की गई है। भारत की पहली आपातकालीन चिकित्सा सेवा जो है ये भी उत्तराखंड में शुरू की गई है। और यह घोषणा किसने किया? यह घोषणा तत्कालीन नागर विमानन मंत्री जो थे उन्होंने किया। तो सिर्फ यहाँ पर राज्य याद रखिए कि भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा जो है इसका शुभारंभ उत्तराखंड में किया गया। इतनी जानकारी आपको रखने की जरूरत है। चलिए, तो दो टॉपिक आपके हो गए। अब बढ़ते हैं टॉपिक संख्या 3 पर, ठीक है। तो इस तरह से देखो भैया, जब लिंक करोगे, जैसे आप मान लीजिए आपने समाचार पत्र में कभी देखा वाराणसी, पेपर तो डेली पढ़ते होंगे, वाराणसी आपने देखा, तो वाराणसी से संबंधित करंट अफेयर्स के संबंध में जो चीज़ें आपको याद हैं वो तुरंत आपको रिवाइज कर लेना चाहिए। टॉपिक संख्या 3 ये संबंधित है मिशन वसुंधरा, मिशन वसुंधरा, ठीक है, सॉरी, मिशन वसुंधरा, मिशन वसुंधरा की बात हो रही है। मिशन वसुंधरा 4.0,
मिशन वसुंधरा 4.0 कार्यक्रम की जब हम बात करते हैं, मिशन वसुंधरा 4.0 कार्यक्रम की जब हम बात करते हैं तो ये संबंधित है असम राज्य से। किससे संबंधित है? असम राज्य से। मिशन वसुंधरा 4.0 इसका संबंध है भारत के असम राज्य से। और इस मिशन का उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है यदि आपसे पूछ लिया जाए तो ये जो असम राज्य है, आप जानते हैं यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा नदी बहती है, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा नदी इस राज्य से होके बहती है। तो असम के जो नदी तटीय रेतीली क्षेत्र हैं उनसे भूमि प्राप्त करना, मतलब जिन क्षेत्रों में रेत का विस्तार हो गया है, रेत हटाकर उनसे भूमि प्राप्त करना जिससे उस पर कृषि से संगत गतिविधियाँ की जाएं, ये मिशन वसुंधरा का उद्देश्य है। मतलब जो रेतीली भूमि है, रेतीली भूमि से भूमि प्राप्त करना, ये इस मिशन का उद्देश्य है, ये आपको याद रखने की जरूरत है। तो मिशन वसुंधरा का संबंध कहाँ से हो गया? मिशन वसुंधरा का संदर्भ हो गया असम राज्य से। और जब हम असम की बात करते हैं तो असम से 2 नेशनल पार्क जरूर याद रखिएगा। कौन से? काजीरंगा और मानस। ये 2 नेशनल पार्क बहुत ही महत्वपूर्ण है असम के संदर्भ में, ये आपको याद रखने की जरूरत है। इसके साथ साथ असम राज्य की जो कैबिनेट थी, इन्होंने जादू टोने, ठीक है, जादू टोने से किए जाने वाले उपचार प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जादू टोने से किए जाने वाले उपचार प्रथा पर प्रतिबंध किस राज्य ने लगाया, तो आपको बताना होगा ये था असम राज्य। असम राज्य ने ऐसा करके दिखाया है। और आप बिहार राज्य से संबंधित हैं तो निश्चित तौर पे आप देखते होंगे कि बिहार हो गया, झारखंड हो गया, इन सभी राज्यों में ये सब जादू टोना, ये सब बहुत आम बात है। यहाँ तक कि सर्पदंश से भी लोग, जब सर्पदंश से परेशान होते हैं लोग, सांप किसी को काट लेता है तो वहाँ पर भी दवाओं के बजाय लोग झाड़ फूंक इन चीज़ों में विश्वास करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं बेहतर नहीं है, गलत है कहीं ना कहीं, क्योंकि हमें आज के समय में दवाओं का सहारा लेना चाहिए, ऐसे लोगों के संपर्क में नहीं होना चाहिए। चलिए तो पहुंचते हैं टॉपिक संख्या 4 पे। 3 टॉपिक हमने देखा, टॉपिक संख्या 4, हालांकि टॉपिक 3 से बहुत ज़्यादा कुछ लिंक नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा कुछ फैक्ट मैंने आपको नहीं बताया, क्योंकि ये रिवीजन सीरीज है। रिवीजन सीरीज में प्रयास रहता है कि जो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हों वही आपको बताई जाए, तो इसीलिए उसकी बात यहाँ पे की गई है। अब हम पहुँचते हैं टॉपिक संख्या 4, और टॉपिक संख्या 4 में बात आती है तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की। किसकी? तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट। थर्मल पावर प्रोजेक्ट, तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट। तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट सबसे पहले है कहाँ पे? तो ये संबंधित है ओडिशा राज्य से। कहाँ से संबंधित है? ओडिशा राज्य से। जिला पूछ लिया जाए, स्थान दे दिया जाता है तो आप बताएंगे संबलपुर। तो उड़ीसा के संबलपुर से संबंधित है तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट, ये आपको याद रखने की जरूरत है। तो आपसे यदि नाम देके पूछा जाता है कि तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट का संबंध कहाँ से है, तो आप बताएंगे कि इसका संबंध है ओडिशा से। ओडिशा के साथ साथ यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं और बता देता हूँ ओडिशा राज्य से संबंधित। जैसे यहाँ पे एक योजना चल रही है, स्वयं योजना। एक योजना उड़ीसा में चल रही है जिसका नाम है स्वयं योजना, और इस योजना का उद्देश्य है कि जो बेरोजगार युवा होंगे उनको 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण जो है वो उड़ीसा की सरकार उपलब्ध कराएगी, जो कि स्वयं योजना के लाभार्थी होंगे। तो ये भी याद रखना है कि स्वयं योजना कौन संचालित कर रहा है, तो आप बताएंगे स्वयं योजना को उड़ीसा राज्य सरकार संचालित कर रही है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं टॉपिक संख्या 5 पे। आज का जो 5वां आप कह लीजिए टॉपिक संख्या जो 5 है ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि टॉपिक संख्या 5 कहीं ना कहीं आपके राज्य बिहार से जुड़ रहा है, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। हमने बोला था कि यहीं पे हम बिहार राज्य विशेष को भी रिवाइज करेंगे, तो उसी दिशा में हम यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। सबसे पहली बात आती है बापू टावर। किसकी बात आती है? बापू टावर की। बापू टावर की जब हम बात करते हैं तो आपको पता होगा ये महात्मा गांधी को समर्पित है। ठीक है, सबसे पहली बात कि महात्मा गांधी जी को ये समर्पित है, और इसका संबंध कहाँ से है? तो इसका संबंध पटना बिहार से है।
टावर की ऊंचाई कितनी है यदि पूछ लिया जाए, आपके राज्य विशेष की बात है, पूछी जा सकती है। 120 फीट इसकी ऊंचाई है और इसकी जो कुल लागत आई है 129 करोड़ रुपए इसमें लागत आई है, ये याद रखना है। और इस भवन की जो बाहरी दीवारें हैं उन पर कितनी तांबे की परत लगी हुई है यदि पूछ लिया जाए तो 42,000 किलोग्राम, 42,000 किलोग्राम तांबे की जो परत है ये इस बिल्डिंग की बाहरी दीवारों पर लगी हुई है, ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। बिहार की हम बात कर रहे हैं तो आपको पता होगा बिहार सरकार द्वारा एक नीतीश डिवाइस लॉन्च किया गया था, ठीक है, याद रखिए नीतीश डिवाइस लॉन्च किया गया था। और ये जो नीतीश डिवाइस था ये क्या था, ये बिहार राज्य के लोगों को आपदा से सतर्क करने के लिए एक डिवाइस है जिसका नाम है नीतीश डिवाइस। नीतीश का फुल फॉर्म क्या है, महत्वपूर्ण है आपके लिए, इसका फुल फॉर्म है नोबेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ। फिर से बोल दे रहा हूँ मैं, नोबेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ्स, ये इसका फुल फॉर्म है। तो सिर्फ इतना याद रखो कि नीतीश डिवाइस जो है आपदा से संबंधित लोगों को जानकारी देने के लिए, सतर्क करने के लिए इसको डेवलप किया गया है। अब बात आती है किसने बनाया है, तो बिहार राज्य आपदा प्रबंधन, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन, तो बिहार राज्य आपदा प्रबंधन और इसके साथ आईआईटी पटना, इन दोनों लोगों ने मिलकर इसको डेवलप किया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो नीतीश डिवाइस भी आपका हो गया, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आप बिहार राज्य के हैं, तो इसके बारे में आपको मैक्सिमम जानकारी जो है जितनी है वो होनी चाहिए। अगला फैक्ट, जब हम बिहार से संबंधित बात कर रहे हैं तो एक फैक्ट और देख लेते हैं बिहार से संबंधित। जैसे आपको पता होगा दक्षिण एशिया व्यापार, नोट कर लीजिएगा, दक्षिण एशिया व्यापार यात्रा प्रदर्शनी, व्यापार यात्रा प्रदर्शनी, ठीक है। दक्षिण एशिया व्यापार यात्रा प्रदर्शनी की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि इसका 31वां संस्करण आयोजित किया गया था। और दक्षिण एशिया व्यापार यात्रा प्रदर्शनी का जो 31वां संस्करण ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया था, इसमें जो भागीदार राज्य थे उसमें से पहला राज्य था बिहार। मतलब कई सारे राज्य इसमें भागीदार राज्य थे, लेकिन बिहार भी इसमें एक भागीदार राज्य के रूप में सम्मिलित हुआ था। बिहार के अतिरिक्त कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तराखंड भी थे, लेकिन आपका बिहार भी था, इसलिए बिहार के संदर्भ में इसको याद रखने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हैं उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले एक संगठन की बात आती है और इस संगठन का नाम है CSTO। CSTO संगठन क्या है, सबसे पहले आपको बता दें, इसका पूरा नाम है सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन। क्या नाम है, सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन, ठीक है। ये एक प्रकार से नाटो जैसा संगठन है अमेरिका के नेतृत्व में, उसी प्रकार से कुछ इन्होंने बनाने का प्रयास किया था और इसका नाम है सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन। अब किस देश ने इसको डेवलप किया है, तो ये था रसिया के नेतृत्व में जो है इसको बनाया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। और ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि एक देश है आर्मेनिया एक देश है, आर्मेनिया ने इस संगठन से अपना नाम वापस ले लिया है, इसलिए ये चर्चा में है। वर्तमान समय में यदि हम बात करें तो इस संगठन में 5 देश आते हैं। अब ये 5 देश कौन कौन से हैं, ये महत्वपूर्ण है। पहला आता है कजाकिस्तान, इस संगठन में पहला जो देश आता है वो है कजाकिस्तान। दूसरा देश जो इस संगठन में आता है उसका नाम है किर्गिस्तान, ठीक है, किर्गिस्तान, वो भी इस संगठन का हिस्सा है। तीसरा देश है रूस भी इसी संगठन का हिस्सा है। चौथा देश आपका आता है तजाकिस्तान, ठीक है, चौथा देश आपका आता है तजाकिस्तान जो कि इस संगठन का हिस्सा है। पांचवा देश जो इस संगठन का हिस्सा है वो है बेलारूस। तो 5 देश वर्तमान समय में इसके हिस्से हैं और आर्मेनिया 6वां था जो कि इससे बाहर हो गया है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है यदि आपसे पूछ लिया जाए तो इसका मुख्यालय पड़ता है
रशिया की राजधानी मॉस्को में, ठीक है। और मॉस्को में ही इसरो का अपना एक तकनीकी संपर्क इकाई भी है, यह भी आपको पता होना चाहिए। मॉस्को में इसरो का तकनीकी संपर्क इकाई भी है। अब जैसे हमने बात किया एक संगठन की यहाँ पे CSTO, अब दूसरा एक संगठन है जिसका आपने नाम सुना होगा, क्वाड, ठीक है, क्योंकि अमेरिका रूस की बात हो रही थी, इसकी भी बात हम कर लेते हैं। अभी हाल ही में क्वाड बिल पास किया गया था। किस देश ने क्वाड बिल पास किया था? ये था यूएसए की संसद में क्वाड बिल पास किया गया था। और क्वाड बिल का उद्देश्य क्या था कि क्वाड के जो देश हैं उनके बीच सहयोग बढ़ाना, क्वाड के देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए क्वाड बिल पास किया गया था। अब यदि पूछ लिया जाए कि क्वाड जो है ये किन देशों का संगठन है, तो याद रखिएगा इसमें भारत शामिल है, अमेरिका शामिल है, ठीक है, जापान शामिल है, और जापान के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया शामिल है। तो ये 4 देश हैं, इन चारों देशों का संगठन है क्वाड। 4 देश शामिल हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। और अभी हाल ही में अमेरिका संसद में इसको लेकर के एक बिल पास किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब बिल की हम बात कर रहे हैं और सदस्यों की बात कर रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में भी अभी हाल ही में एक नया बिल लाया गया था जिसका नाम था वर्क लाइफ बैलेंस बिल। वर्क लाइफ बैलेंस बिल, ठीक है, वर्क लाइफ बैलेंस बिल। वर्क लाइफ बैलेंस बिल की बात करें तो ये भी ऑस्ट्रेलिया में पास किया गया था, इसको भी याद रखने की ज़रूरत है। इसमें क्या प्रावधान है? तो ड्यूटी के बाद कर्मचारी को कॉल अथवा ईमेल स्वीकार करना जरूरी नहीं है। जैसे आपकी ड्यूटी समाप्त हुई तो यदि कोई कॉल आती है कंपनी से तो आप उसको स्वीकार करें ना करें वो आपकी इच्छा पे है। कोई मेल आता है कंपनी का तो उस पर आप रिस्पॉन्स करें ना करें वो आपकी इच्छा पे है। तो ये कहाँ लाया गया? ये ऑस्ट्रेलिया की संसद में लाया गया, तो इसको आपको याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो 2 चीज़ें हमने इससे जोड़कर देखी हैं। आगे देखते हैं कुछ अन्य फैक्ट के बारे में। सबसे पहले बात आती है एक बहुत ही मूल्यवान, आप कह सकते हैं अयस्क है, जिसको बोलते हैं कोल्टन। कोल्टन, ठीक है, अत्यधिक मूल्यवान अयस्क कोल्टन की बात हो रही है और इसके अभी नए भंडार खोजे गए हैं अफ्रीका में, ठीक है। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अयस्क कोल्टन के नए भंडार अफ्रीका में कहाँ खोजे गए हैं, तो आप बताएंगे अफ्रीका का एक देश है केन्या, केन्या में इसके नए भंडार खोजे गए हैं। तो कोल्टन अयस्क के नए भंडार जो हैं वो केन्या में खोजे गए हैं। कोल्टन किसका अयस्क है यदि पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे कोलनबाइट और टैंटलाइट। कोलनबाइट और टैंटलाइट का ये अयस्क है, ये आपको पता होना चाहिए। इस खनिज का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो जो इलेक्ट्रिक कार की बैटरी है, मोबाइल फ़ोन जो है वहाँ पे कोल्टन अयस्क का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे केन्या की। केन्या की राजधानी है नैरोबी, ठीक है, केन्या। अब केन्या की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना है कि केन्या के किस शहर में गैस विस्फोट के कारण सैकड़ों लोग अभी हाल ही में हताहत हुए थे, तो वो था नैरोबी। केन्या का जो नैरोबी शहर है, यहाँ पे एक गैस विस्फोट हुआ था और उसके चलते सैकड़ों की संख्या में जो लोग थे उनकी मौत हुई थी। तो ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ जब हम बात कर रहे हैं अफ्रीकी देश केन्या की, तो आप जानते हैं कि अफ्रीका से संबंधित है लाल सागर, रेड सी, ठीक है। जब आप हॉर्न ऑफ अफ्रीका पढ़ते हैं तो वहाँ पे आप देखते हैं कि लाल सागर का जिक्र होता है। और लाल सागर को लेकर के यूरोपीय संघ ने, यूरोपीय यूनियन ने एक मिशन प्रारंभ किया था जिसका नाम था मिशन एस्पाइड्स। मिशन एस्पाइड्स, मिशन एस्पाइड्स, ये आपको याद रखना है। मिशन एस्पाइड्स क्या है? मिशन एस्पाइड्स जो है ये लाल सागर में यूरोपीय यूनियन द्वारा शुरू किया गया है, ये आपको याद रखना है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है हूती विद्रोही, याद रखिएगा, हूती विद्रोही जो हैं
तो हूती विद्रोहियों के हमले से वाणिज्यिक वाहनों की सुरक्षा करना जो है ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो जो हाउती विद्रोही हैं उनसे अपने जो इनके व्यापारिक वाहन हैं, जहाज़ें हैं, उनकी सुरक्षा करना इसका उद्देश्य है। किसके द्वारा चलाया जा रहा है? यूरोपीय यूनियन के द्वारा। नाम क्या है? मिशन एक्सपाइट्स। और ये कहाँ पे संचालित किया जा रहा है? तो आप बताएंगे कि इसका संचालन जो है वो लाल सागर में हो रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ हम अफ्रीका की बात कर रहे हैं, तो अफ्रीका का एक देश है जाम्बिया। ठीक है, अफ्रीका का एक देश है जाम्बिया, और जाम्बिया इसलिए चर्चा में है क्योंकि भारत ने हैजा के रोकथाम के लिए इस देश की सहायता की है। ठीक है, भारत सरकार ने हैजा के रोकथाम के लिए जाम्बिया की सहायता की है। यदि पूछ लिया जाए कि हैजा किसके कारण फैलता है, तो आप बताओगे विब्रियो कॉलेरी। ठीक है, ब्रेयो कॉलोरी के द्वारा जो है हैजा फैलता है, ये भी आपको याद रखना है। क्या है, जीवाणु या विषाणु? तो आपको बताना है जीवाणु। तो एक प्रश्न यहाँ से ये भी बन जाता है कि इनमें से कौन जीवाणु जनित बीमारी है, तो आप बताएंगे हैजा जो है ये जीवाणु जनित बीमारी है। इतना फैक्ट यदि आपको याद है तो निश्चित तौर पे आप चीज़ों को कर पाएंगे। इसके साथ साथ अफ्रीका की बात हम कर रहे थे, केन्या की बात कर रहे थे, तो आपको बता दें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा जिसको बोलते हैं UNEA, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का जो 66वां सत्र हुआ था, याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का जो 66वां सत्र हुआ था ये केन्या की राजधानी नैरोबी में आयोजित किया गया था। ये आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक फैक्ट और बता देता हूँ। एक फैक्ट मैं यहाँ पे और बता देता हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक देश है जिसने वर्ष 2030 तक सालाना 1 से 5 लाख टन स्वच्छ हाइड्रोजन उत्पादित करने का लक्ष्य रखा है। और यदि पूछ लिया जाए वो कौन सा देश है, तो आप बताएंगे वियतनाम। हमारा एशिया का ही देश है, ये आपको याद रखना है। इसके साथ साथ अफ्रीका की बात हो रही है, एक फैक्ट मैं यहाँ पे और बता देता हूँ। देश, यहाँ पे जो देश जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये दुनिया की तीसरी तथा अफ्रीका की सबसे बड़ी मस्जिद, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी और अफ्रीका की सबसे बड़ी मस्जिद जो है यहाँ पे बनाई गई है। ठीक है, अफ्रीका की सबसे बड़ी जो मस्जिद है वो यहाँ पे बनाई गई है, और इस देश का नाम है अल्जीरिया। ठीक है, अल्जीरिया अफ्रीका का देश है, सहारा का देश है, और यहाँ पे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जो मस्जिद है उसका उद्घाटन किया गया, और ये अफ्रीका की सबसे बड़ी मस्जिद है, ये भी याद रखना है। इसके बाद बात आता है फैक्ट संख्या जो है, ये हम लगभग 7वां देख रहे हैं, 7वां या 8वां देख रहे हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे आपको बता दें कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF, ठीक है। तो जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, इन्होंने किस देश को अपनी निगरानी सूची से बाहर कर दिया है? तो इसमें जो देश हैं वो आपको पता होना चाहिए, UAE, युगांडा, ठीक है, बारबाडोस और जिब्राल्टर। इन देशों को FATF ने अपनी निगरानी सूची से बाहर कर दिया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, FATF से किसको बाहर किया गया? तो आप इन देशों का नाम बताएंगे कि इनको FATF से बाहर कर दिया गया। ठीक है, चलिए संगठन के स्तर पे इतना ही था। अगला 8वां फैक्ट। 8वां फैक्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो बात आती है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की। किसकी बात आती है? अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 यदि पूछ लिया जाए आयोजन कहाँ पे किया गया, तो आप बताएंगे श्रीलंका में इसका आयोजन हुआ। कौन सा संस्करण था यदि पूछ लिया जाए, तो आप बताएंगे 5वें संस्करण का जो था आयोजन वो श्रीलंका में किया गया था। ठीक है, इसके साथ साथ यदि आपसे पूछ लिया जाए एक और फैक्ट, जैसे हम अन्य देशों की बात कर रहे हैं, तो इन दिनों बांग्लादेश भी बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी परीक्षा के लिए हो गया है। ठीक है, और बांग्लादेश में एक इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र था, याद रखिएगा, इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र।
इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पे था? ये बांग्लादेश की राजधानी ढाका में था। और अभी जब बांग्लादेश में आप जानते हैं तख्तापलट का प्रयास हुआ था, तो उस दौरान इंदिरा गांधी सांस्कृतिक जो केंद्र है इसको भी पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पे है, तो आप बताएंगे कि इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र ढाका है। और आपको बता दें कि इसी सांस्कृतिक केंद्र में एक प्रतिमा स्थापित की गई थी जिसका नाम था यू तिरोट सिंह सीएम। यू तिरोट सिंह सीएम, ये जो प्रतिमा है, इनकी जो प्रतिमा, एक व्यक्ति हैं, इनकी प्रतिमा जो है ये यहीं पे स्थापित की गई थी फरवरी 2024 में यू तिरोट सिंह सीएम की प्रतिमा इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र में स्थापित की गई थी। और यह केंद्र अभी हाल के दंगों में पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में ये केंद्र स्थित था। इतनी जानकारी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आप जानते हैं यहाँ की प्रधानमंत्री अभी तक थी शेख हसीना, और आपको बता दें इनकी पार्टी का नाम था अवामी लीग, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इनके फादर की मूर्ति कई जगहों पे थी जिसका नष्ट किया गया। इनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है, शेख मुजीबुर रहमान, ये भी नाम आपको याद रखना है। और इनको शेख मुजीबुर रहमान को फादर ऑफ बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इतना फैक्ट आपके संबंधित था। एक और आज के घटनाक्रम में आज का लास्ट फैक्ट हम देख लेते हैं। और लास्ट फैक्ट जो है तो निश्चित तौर पे यदि है तो महत्वपूर्ण होगा, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले बात आती है विश्व स्वास्थ्य संगठन की, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कुछ देशों को ट्रांस फैटी जो एसिड है, ट्रांस फैटी जो एसिड है उसको समाप्त करने में प्रगति के लिए प्रमाण पत्र दिया है। और WHO ने ट्रांस फैटी एसिड को समाप्त करने के लिए जिन 5 देशों को प्रमाण पत्र दिया है, ये 5 देश महत्वपूर्ण हैं। इनमें पहला देश आता है डेनमार्क, जिसको ये प्रमाण पत्र मिला। दूसरा देश आता है लिथुआनिया। कौन सा देश आता है? लिथुआनिया, ठीक है। लिथुआनिया के बाद तीसरा देश आता है पोलैंड। पोलैंड के बाद अगला देश आता है सऊदी अरब, ठीक है। और लास्ट में जो देश आता है वो है थाईलैंड। तो 5 देश ऐसे हैं जो WHO द्वारा ट्रांस फैटी एसिड को समाप्त करने के लिए जिनको प्रमाण पत्र दिया गया है। और WHO ने टारगेट क्या रखा है? ट्रांस फैटी एसिड को समाप्त करने का टारगेट क्या रखा है? तो आप बताएंगे ये टारगेट रखा गया है वर्ष 2023। WHO ने वर्ष 2023 का टारगेट रखा है, किस लिए? ट्रांस फैटी एसिड को समाप्त करने का जो टारगेट रखा है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, वो यही रखा है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जो फैक्ट हैं उनको आप नोट करते जाइए। देखो जितने अच्छे से नोट्स बनाओगे प्रॉपर तरीके से, जो मैंने तरीका बताया है, तो उससे क्या होंगी, चीज़ें रिवाइज होंगी। और भैया जब तक रिवीजन नहीं करोगे तब तक चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। तो सफलता, मेहनत तो ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन मेहनत सही दिशा में ज़रूरी है। और सही दिशा में जब मेहनत की बात करते हैं, तो जब हम कंपटीशन की बात करते हैं तो यहाँ पर रिवीजन बहुत अनिवार्य हो जाता है। तो रिवीजन पे अवश्य फोकस करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें। और यदि अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दिया करें। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।